की सुबह कई सवाल थे, कल की रात कई लोगों के लिए भारी थी। एग्जिट पोल तो पूरी तरह से कंफ्यूज था, लेकिन जनता कंफ्यूज नहीं थी। जनता को पता था कि बटन कहां दबाना है और बटन कुछ ऐसे दबाया गया कि बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी ही सुनाई दे रहा है। प्रदेशों के इन चुनाव में बीजेपी कहां खड़ी है, ये आंकड़े जो सामने आए हैं वो बताते हैं। जहां पर इस वक्त मध्य प्रदेश में 155 सीटों पर जीत हासिल करती हुई बीजेपी विजय पथ पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, आज का पूरा दिन अगर हम देखें, कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं पर मायूसी थी। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल को देखकर जिन लोगों ने पहले से बैंड बाजे या फिर यूं कह सकते कि मिठाई और इसके अलावा एडवांस बुकिंग कर ली थी, उन लोगों का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। चुनाव में पूरी तरह से एक तरफा फिलहाल नजर आया। हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम गूंजता हुआ सुनाई दिया। और इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तेलंगाना के नतीजों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी आज सिर्फ साउथ तक सीमित रह गई है। कांग्रेस का हिंदी पट्टी में इस तरह से हारना कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि ये 2023 के चुनाव सिर्फ झांकी है, असली खेल 24 में होगा। और आज पूरा दिन लोग सवाल कर रहे थे। मुझे भी कई लोगों ने कॉल किया कि ये क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि लोगों को शायद उम्मीद नहीं था इतनी बड़ी जीत। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पूरा चुनाव बदल गया? इस सब का बस एक ही जवाब है, और वो जवाब है मोदी ब्रांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक ऐसा ब्रांड बन गए हैं जिसे टक्कर देना अब किसी के बस की बात नहीं लगती है। आज पीएम मोदी को लोग नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं ये तो विजेंद्र मोदी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोग वोट करते हैं, उसी को लेकर अब उन्हें विजेंद्र मोदी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश की जहां पर ये कहा जा रहा था कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है, 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और इस बार तो लग रहा था कि अब तो बीजेपी का यहां पर कुछ चीजें बदल जाएंगी। हालांकि जब एग्जिट पोल आए तो बीजेपी खेमे में गदगद था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि खेल बदलेगा। लेकिन आज जब नतीजे सामने आए, उसने बीजेपी को जश्न मनाने का मौका दे दिया, और इसके जो हीरो बनकर उभरे हैं वो है सूबे के मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में हालांकि बीजेपी की तरफ से आगे तो नहीं किया गया चेहरा, लेकिन जो बड़ी योजना चलाई गई उसी को श्रेय दिया जा रहा है। और इस बड़ी जीत पर क्या कहना है शिवराज सिंह चौहान का, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं। शिवराज जी, बहुत बधाई आपको इस मैसिव विक्ट्री की। धन्यवाद। जिस तरह से आपने जितनी सभाएं की उससे ज्यादा सीटें आई, क्या कहेंगे? सभाओं से तो फर्क पड़े ही, जनता के बीच अपना काम पहुंचाया, लेकिन जो काम मध्य प्रदेश में किया है, पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश बदल गया। बीमारू से विकसित मध्य प्रदेश, और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए, गरीब हो, किसान हो, भांजे भांजी हो, और उनसे भी आगे बढ़ के मेरी बहनें हो, उन सब का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। और वही हम जनता के बीच में लेके गए। प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास, और उसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार के काम, ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मील का पत्थर बने। पूरा प्रदेश परिवार है, तो परिवार का प्यार मिला। सर, जिस तरह से हमने देखा, जिस दिन वोटिंग थी, महिलाएं कह रही थी कि भैया ने फर्ज निभाया, हम कर्ज उतारने अपने गांव जा रहे हैं। भोपाल से जाकर वोट डाला, गांव जाकर इतना कर्ज उतारेंगे, उम्मीद थी सर इतना मैसिव मैंडेट आए। नहीं, मुझे तो हमेशा से विश्वास था कि बहनें जिस ढंग से स्नेह करती थी, आशीर्वाद देती थी, पूरा भरोसा था कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ विजय मिलेगी बीजेपी को। बीजेपी की प्रचंड विजय, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे विकट पराजय की तरफ। सनातन का जो मुद्दा उठा, क्या प्रभावी रहा सर? यहाँ विकास और जन कल्याण ही प्रमुख मुद्दा था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत का श्रेय विकास कार्यों को दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। हिंदी पट्टी के 3 राज्य, जहां पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तीनों ही राज्यों में शिकस्त मिली थी, लेकिन नतीजे 5 साल बाद पूरी तरह से बदल गए हैं। और इन बदलाव की बुनियाद रखी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक तो हैं ही, लेकिन साथ ही मोदी की गारंटी के नाम से जो उन्होंने वादे किए, जो गारंटी पूरा होने की बात उन्होंने कही, उसका एक बहुत बड़ा असर देखा गया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, तो उन्होंने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, बल्कि विपक्ष पर हमला भी बोला। एक तरफ संगठन शिल्पी जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वहां मौजूद थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से 24 की लड़ाई के लिए तैयारी रखने की भी बात कही, और साथ ही वैचारिक लड़ाई की बात कही गई यहां पर
कि ये वैचारिक लड़ाई है जिसे आगे भी जारी रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा, सुनते। देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं तभी लोग मोदी को चुनते हैं। ये वो टैगलाइन है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और उसके बाद आज जो नतीजे हैं उसने तमाम सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से चेहरे और किस तरीके से आज जो उन्होंने परीक्षा के बाद नतीजे हासिल किए वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात उस चेहरे की जिस चेहरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, शिवराज सिंह चौहान। बुधनी उनकी सीट और ये माना जाता है कि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है जिन्होंने विजय हासिल की। इसके बाद दिमनी नरेंद्र सिंह तोमर को यहां पर जीत हासिल हुई है। याद कीजिए जब टिकट सामने आए थे ये कहा गया था कि नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी उतार रही है तो तमाम तरह के सवाल भी उठे कि क्यों केंद्रीय चेहरे को उठाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जीत हासिल की तो ये जवाब मिल गया कि किस तरीके से बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अख्तियार की। इसके बाद जो अगली सीट है वो राउ सीट है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के जीतू पटवारी यहां से चुनावी मैदान में थे और उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। इसी तरीके से राघोगढ़ जयवर्धन सिंह जिन्होंने जीत हासिल की है, दिग्विजय सिंह के पुत्र जो कि यहां से चुनावी मैदान में थे और उनको यहां से जीत हासिल हुई। इसके बाद लाहौर की बात करें तो वहां पर गोविंद सिंह ने शिकस्त झेली है। नेता प्रतिपक्ष को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा। ग्वालियर की बात करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि यहां पर मंत्रिमंडल में भी शामिल थे उनको यहां पर जीत हासिल हुई है। एक बड़ा चेहरा सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जिनको इस चुनाव में शिकस्त हासिल हुई है। इसके अलावा हरसूद कुंवर विजय शाह जो कि मंत्री परिषद का हिस्सा थे उन्होंने भी जीत हासिल की है। ये वो चेहरे, ये वो फेसेस जो कि चुनावी मैदान में थे, इनकी सीट बेहद हॉट मानी जा रही थी। और जब नतीजे सामने आए समर्थकों में यहाँ पर उत्साह देखने को मिला और मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई। लेकिन कई ऐसे चेहरे जो कि उम्मीद तो इस बात की कर रहे थे कि इस बार भी वो विजय रथ पर सवार होंगे,
लेकिन जब नतीजा सामने आया तो वहां पर मायूसी भी देखने को मिली। कौन कौन सी वो बड़ी जहर है जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का ये नतीजा बहुत कुछ बताता है। और जब बीजेपी यहां पर 155 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, 8 ऐसी सीट जिस पर वो लीड कर रही है, तो आप सोचिए कि मार्जिन कितना ज्यादा है। कांग्रेस सिर्फ 65 सीटों पर यहां पर कहीं ना कहीं सिमटते हुए नजर आती है। ये थंपिंग मेजॉरिटी है। तमाम दावों के बीच ये विजय यहां पर ना केवल एमपी में बल्कि हिंदी पट्टी के तीनों राज्य जहां पर 2018 में बीजेपी को शिकस्त हासिल हुई थी, इस बार जो नतीजा सामने आया उसने बता दिया कि मोदी के लिए आम जनता अभी भी उतनी ज्यादा उसके मन में जगह है जो कि पहले हमें देखने को मिलती थी। अब रिएक्शंस का क्योंकि दौर भी देखने को मिला, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। 4 राज्यों में आए चुनाव परिणाम में जिस तरह से भाजपा को 3 राज्यों में बहुमत मिली है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है भाजपा, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। सर, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत भाजपा को। निश्चित प्रचंड बहुमत भाजपा को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो घर घर जन जन गांव गांव शहर शहर पहुंच रही है, जो मोदी की गारंटी है और मोदी जी पर लोगों को भरोसा है। यह जीत मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। आज जो विपक्ष के जितने भी गठबंधन के चेहरे हैं और पार्टियां हैं, सभी भ्रष्टाचार घोटालों के चेहरे हैं, सभी तुष्टीकरण के चेहरे हैं। सनातन को हमेशा गाली देना और विकास के नाम पर जनता को ठगना जो कांग्रेस समेत उसके सहयोगी दलों का रहा है, जनता सब समझती है। देशवासियों के दिलों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के दिल में देशवासी, इसलिए हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मेरे परिवारजनों, और माननीय मोदी जी पर भरोसा है देशवासियों को। तो भारत 24 से खास बातचीत आप सुन रहे थे और देखिए बात कहते हुए नजर आए कि विपक्ष को लेकर जमकर उन्होंने आरोप लगाए। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में देशवासी है और मोदी की गारंटी पर लोगों ने एक बार फिर से विश्वास जताया और मोदी की गारंटी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल यहां पर जीत हुई है। और ऐसा आज आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी दिन भर में तेज होता हुआ फिलहाल नजर आया था। और देखिए यहाँ पर खास बात आपको बता दें कि पशुपति पारस की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी भारत 24 के साथ खास बातचीत में कई बयान देते हुए नजर आए, विपक्ष पर वो भी निशाना साधते हुए नजर आए। आप सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं। सर, 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आज आए हैं उसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। कह सकते हैं कि भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है भाजपा की। नहीं, सरकार तो बनना ही है। पहले से भी देखिए हम लोग का अनुमान था कि 3 स्टेट में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाने की बात हो रही थी और प्रधानमंत्री जी ने सब जगह अपने भाषण में भी कहा था, इसलिए सरकार तो बननी थी। और आज की तारीख में एक सबसे बड़ी बात आपको देखना होगा कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में है। तो विगत 10 वर्षों से 10वां वर्ष शुरू हुआ, 2014 से लेके ये 2023 है, 10वां वर्ष शुरू हुआ है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्यरत हैं और इधर 10 वर्षों के अंदर आप देखिएगा, चाहे विदेश का पॉलिसी हो, चाहे अपने देश का पॉलिसी हो, गरीबों के हित की बात हो, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो, किसानों को सब्सिडी देने की बात हो, महिलाओं को गैस कनेक्शन देने की बात हो, चारों तरफ से देखिएगा जो समाज में जो 99% लोग हैं, 99% लोग हैं जिसके हित की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो सुना आपने, पशुपति पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है जिनकी बदौलत लगातार एनडीए को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है और इसके साथ साथ लगातार बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर तारीफ करते नजर आए, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल। लगातार बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री के लिए कसीदे पढ़ते जा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर किन बड़ी बातों पर फोकस किया गया, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा को आपने सुना, गृह मंत्री को सुनिए।
चलिए, दरअसल आज बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। कई मुद्दों को लेकर वहां पर उन्होंने बात रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा रखा, 24 के लिए एक बड़ी लकीर खींची, वो था जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने काउंटर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। पीएम ने ये शब्द जो हैं वो चुनावी रैली के दौरान भी कही थी कि मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, चाहे वो युवा की बात हो, किसान की बात हो। और इसी तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से कुल 4 जातियों का जिक्र किया गया। गरीबी को एक जात प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई थी। तो पीएम मोदी ने इसका काउंटर इस तरह से ढूंढा और आज भी जब बीजेपी अपनी कामयाबी की तस्वीर के साथ जश्न मना रही है, प्रधानमंत्री ने उसी बात को दोहराया और कहा कि कुछ लोग देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी का आखिर मैजिक कैसे चला, ये भी समझिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनसभा और 2 रोड शो किए, जयपुर और साथ साथ एक और रोड शो बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी तरह से कुल 40 रैलियां, जनसभाएं प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। और अगर बात की जाए राजस्थान की, तो 15 जिलों की 103 सीटों पर प्रधानमंत्री के इस कैंपेन का बेहद ज्यादा असर दिखा है। और यही वजह रही कि बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में रिवाज को बरकरार रखने में कायम रही और एक अच्छे मार्जिन के साथ बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। 2018 में इन 103 सीटों में से कांग्रेस ने लगभग आधे पर जीत दर्ज की थी। 35 बीजेपी और 14 सीटें के हिस्से में गई थी। लेकिन इस बार आंकड़ा अलग है। इस बार बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग का बड़ा असर ये दिखा कि ईस्टर्न राजस्थान, जहां सचिन पायलट का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है, जहां गुर्जर मीना मुस्लिम वोटर्स हैं, उस इलाके में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग की वजह से पूरा जो गुर्जर वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी के पाले में नहीं गया, लेकिन कांग्रेस के खाते में भी उस तरह से नहीं गया जिस तरह से 2018 में हुआ। दरअसल पायलट गुर्जर जाति से आते हैं, 5% गुर्जर वोटर्स हैं यहाँ पर। और पूरा ईस्टर्न राजस्थान का जो इलाका है वहां पर पायलट की कैंपेनिंग का असर 2018 में दिखा था। इस बार तस्वीर बदली है और ठीक बगल में मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही कोशिश दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो याद किए जब प्रधानमंत्री इंदौर में थे और इसी तरह से पीएम मोदी ने आदिवासी इलाके झाबुआ में भी कैंपेन किया था। और सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर यह भी देखा गया कि 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ा नाम ग्वालियर चंबल रीजन में, और उनका बड़ा असर दिखा। उनके साथ आए नेताओं का भी अब बड़ा असर दिखा गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, मध्य प्रदेश की बड़ी जीत को लेकर, 2/3 बहुमत को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मैसिव जीत हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे सर, इतनी बड़ी जीत, क्या कहेंगे आप? पूरा श्रेय अगर मैं दूंगा तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिनको मैं नतमस्तक हूँ, नमन करता हूँ, उनके पैर छूता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे नेतृत्व करने वाले शिव प्रकाश जी और स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश के एक भाजपा का कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और बीडी शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, श्रेय जाता है तो इन सभी को जाता है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आपने सुना और परीक्षा तो उनके लिए भी थी, क्योंकि 2020 में जब वो आए, जब तख्ता पलट हुआ मध्य प्रदेश में, तो कहा गया कि नाराजगी बहुत है लोगों में और ये नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो नतीजों ने तमाम सवालों का जवाब दे दिया और ये बता दिया कि तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंच रहे। और सबसे बड़ी बात है आयुष, महिमा और प्रीति, कि जो कहा जाता है 2-3 चीजें, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो कि इस बार भी बताती है कि कितनी ज्यादा है, क्योंकि आप देखें तमाम राज्यों में बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पर आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री का चेहरा आगे था। इसके बाद जो तख्ता पलट की बात हुई और जो कहा गया आरोप प्रत्यारोप कि यहाँ पर खेमेबंदी हो गई, उसके बाद ये भी कहा गया कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया, महाराज भाजपा शिवराज भाजपा की बातें जो हुई, बिल्कुल, लेकिन इसका असर आयुष उस तरीके से नहीं पड़ा। बिल्कुल, देखिए लगातार जो सिंधिया के वापस यूं कह लें कि बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद मध्य प्रदेश में लीडरशिप को लेकर एक बहुत बड़ा संकट था। सिंधिया की बात दिल्ली से ही कहा जाता था। एक सिंधिया के साथ अलग पूरा गुट था जो सिंधिया 20 से ज्यादा विधायक लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे और ये कहा जा रहा था कि ये तमाम जो विधायक है, नेता है सिंधिया खेमे के, वो बीजेपी के साथ, बीजेपी की विचारधारा के साथ और शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप के साथ आखिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और यही वजह है कि चुनाव के आखिरी वक्त तक भी मध्य प्रदेश के तमाम लोग, वरिष्ठ पत्रकार कह लीजिए, एनालिस्ट कह लीजिए, वो तमाम लोग ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 2 या 3 दरअसल बीजेपी ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है वो शिवराज भाजपा है, एक जो है महाराज भाजपा है और तीसरा ग्रुप जो है वो नाराज भाजपा का है। लेकिन ये बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। जब आंकड़ा आया शिवराज
महाराज और नाराज भाजपा सब एकजुट दिखे और इसका बड़ा असर रिफ्लेक्ट हुआ है 2/3 बहुमत के आंकड़ों में। सिर्फ रुस्तम सिंह और नंद कुमार चौहान के बेटे की अगर बात छोड़ दी जाए तो बीजेपी ने तमाम नाराज नेताओं को अपने साथ रखा और कलेक्टिव लीडरशिप का जिक्र जैसे प्रिया ने किया, उसका बहुत बड़ा यहां पर फायदा दिखा कि बीजेपी ने तमाम बड़े हर्डल्स के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, लगातार 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ने यहां पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा हासिल किया है। बिल्कुल सही कहा आयुष आपने, और लगातार क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं लेकिन इसी के साथ हर एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तस्वीरें बेहद खास हैं। और आज जो तस्वीरें सामने आई, चाहे हम बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरों की बात करें, वहां पर तो जश्न की लहर थी। लेकिन अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें, क्योंकि मध्य प्रदेश को लगातार आप बात कर रहे थे, इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं हम भी ये सोच रहे थे, आप भी ये सोच रहे थे, और हर किसी को ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो तमाम एग्जिट पोल थे उसमें यही कहा जा रहा था, लेकिन हुआ इसके पलट। मतलब बीजेपी को शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। दरअसल भूपेश बघेल तो ये तक कह चुके थे कि 75 पार का आंकड़ा यानी कि वो आराम से ले आएंगे और उनकी सरकार बनेगी। लेकिन हुआ क्या, 2003 में मुझे लगता है कांग्रेस के साथ जो हुआ था वही एक बार फिर से देखने के लिए मिला है। और बार बार, क्योंकि चाहे हमने देखा कि जिस तरीके से करप्शन के आरोप लगे, ये कहा गया कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ने अपने करीबियों को बहुत फायदा पहुंचाया, महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया गया, और बार बार वो ये भी कह रहे थे कि देखिए इन बातों से कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन लगता है इन बातों का असर हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री हर मंच से ये बातें कह रहे थे। बिल्कुल, और कका जिंदा है, ये नारे खूब पुरजोर तरीके से उठे। लेकिन महिमा, आप तो खुद छत्तीसगढ़ में मौजूद थी और आपने तो तमाम चीज़ों को देखा था वोटिंग के दरमियान भी। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर गेम चेंजिंग बीजेपी के लिए साबित हुए? महिमा, देखिए बीजेपी को हमने जब देखा, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने जमकर आरोप लगाए थे भूपेश बघेल पर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम चर्चा भी कर रहे थे आयुष की, काका और बाबा के बीच जो तनातनी पर्दे के पीछे होती है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देते हुए नजर आई थी कांग्रेस पार्टी को। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा होगा, क्योंकि जब भी हमने टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि वो अब मुख्यमंत्री पद को लेकर तैयार है। तो कहीं ना कहीं वहां पर हमने देखा कि तनातनी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आई थी। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जमकर आरोप लगाए, महादेव ऐप घोटाले को लेकर के भी आपने देखा कैसे भूपेश बघेल पर जमकर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर जहां तक देखा मैंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अगर आप ग्राउंड पर जाते तो वहां पर बहुत सारी जगह ऐसी, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे जहां पर अभी तक विकास नहीं हो पाया, वहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, पानी की वहां पर दिक्कत है। तो मेन फैक्टर जो मुझे लगे ये यही रहे आयुष। बिल्कुल, और कई बड़े मुद्दों को लेकर हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं महिमा, कि महिलाएं कितनी अहम रही। और वो महिलाएं जिनको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक, लखपति दीदी तक हम बनाएंगे, और ये उन्होंने करके दिखाया एक बड़ा। आयुष, एक पॉइंट और मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि टीएस सिंहदेव वो अंबिकापुर से हार गए। क्या ऐसा था कि महिमा आप तो वहाँ गई थी कि आपको लगा था कि ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट खुद भी नजर आ रहे थे। और जहाँ पर मैं गई थी वहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी तो वहाँ के लोग भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। इकलौता सरगुजा संभाग 2018 में था जहां कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। बाकी संभागों में भले बीजेपी बस्तर में एक राजनांदगांव सीट जीत कर आई, लेकिन सरगुजा में एक सीट भी बीजेपी जीतने में नाकाम रही थी। ये खत था टीएस बाबा का, और उस समय वो लगातार कैंपेन कमेटी को भी लीड कर रहे थे। एक बार तो ये बात भी उठी थी कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, और उस वक्त तो पुरजोर तरीके से हमने देखा था कि कैसे दिल्ली तक दौड़ लगती थी नेताओं की। और टीएस सिंहदेव खुद ये कहते थे, हालांकि कभी उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन खुद ये कहते थे कि जो बात हुई है पर्दे के पीछे, उसको पीछे ही रहने दीजिए। भारत 24 के मंच पर भी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस वक्त की, हालांकि अब तो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, वहाँ पर पहुंचे थे टीएस सिंहदेव, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या कुछ महत्वाकांक्षा है, तो बहुत हंसते हुए जवाब देते हैं कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे। लेकिन जो डब्ल्यू फैक्टर है, यानी कि वुमेन्स, महिलाएं, वो कैसे गेम चेंजर बनी है। राजस्थान के लिहाज से बात करें तो बीजेपी ने महिलाओं से कई सारे वायदे किए। जीत पर लाडो प्रोत्साहन योजना लागू होगी, बीजेपी ने वादा किया था। गरीब लड़कियों के जन्म पर मदद का प्रस्ताव भी बीजेपी ने रखा। हर कक्षा में सेविंग बॉन्ड देने का बीजेपी के मैनिफेस्टो में वादा। कक्षा 6 से 12वीं तक बॉन्ड देने की योजना भी बताई गई है कि हम बनाएंगे। व्यवसायिक कार्यक्रम में 50,000 देने का वायदा। 21 वर्ष पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि का वादा। मुख्यमंत्री की फ्री स्कूटी योजना।
12वीं की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा, ये तमाम वायदे किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम देखें राजस्थान में, हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर महिलाओं की बड़ी आबादी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वोटर्स हैं प्रीति, उसमें महिलाओं की संख्या तो पुरुषों से ज्यादा ही, यानी कि वहाँ पर महिला वोटर ज्यादा हैं। और इसीलिए शायद हम शिवराज सिंह चौहान को अगर देखें, बार बार वो कहते हैं कि मेरी बहनाएं, मैं मामा हूँ, चाहे वहाँ के युवा, उनकी बार बार इस तरीके के मुंह से बातें हम सुनते रहते हैं। शायद वो बात बखूबी समझते हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए इस बार महिलाएं बढ़ चढ़कर आई वोटिंग की। हर बार ये माना जाता था कि अगर महिलाएं घर से ज़्यादा बाहर निकल रही हैं और या फिर वोटिंग परसेंट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि बीजेपी की सरकार आई। हालांकि 18 महीने थी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार। अब देखिए, अगर हम बात मध्य प्रदेश की कर ली, हमने छत्तीसगढ़ की करें, तो बीजेपी को महतारी वंदन योजना से लाभ हुआ, ये माना जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए बोनस का वादा किया गया। गैस पर सब्सिडी देने का बीजेपी ने वादा किया। शायद इस पर जो महिलाएं थी उन्होंने ज्यादा भरोसा जताया। महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ करने का वादा किया गया। और ये तमाम जो योजनाएं, लगता है इसी से कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो काफी खुश हुई हैं। हम क्योंकि एक एक राज्य की बात कर रहे हैं, हम एक एक राज्य को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। वहां पर तमाम योजनाएं चलाई गई बहनाओं के लिए, और मुझे लगता है कि वो हर एक योजना कहीं ना कहीं काम कर गई है बीजेपी के लिए। और इसीलिए 18 साल, आप समझिए कि 18 साल अगर एक व्यक्ति किसी राज्य का चेहरा है, मुख्यमंत्री है, बार बार ये सवाल किया जा रहा था शिवराज सिंह चौहान से कि क्या लोग आपके चेहरे से थक गए? वो कहते थे नहीं भाई, मुझे जनता प्यार करती है। और आयुष, ऐसा होता हुआ भी दिखा है। बिल्कुल, और इसका असर दिखा। आधी आबादी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही, चाहे विपक्ष की सरकार हो। तो बीजेपी ने वहां महिला आरक्षण का मुद्दा उठाने के साथ ही दरअसल अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा। राजस्थान की बात की जाए, महिलाओं ने महारथी बनाया। महामुकाबले में महाभारत में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। 20 महिलाओं को टिकट दिया था। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला था और चुनाव में लगभग 74% महिलाओं ने वोटिंग की थी। 23 सीटों पर महिलाओं ने बंपर वोटिंग की। 1,88,27,294 महिलाएं जहां पर मतदान करती नजर आई। महिला वोट बैंक अहम क्यों है? दरअसल महिला आरक्षण का मुद्दा याद करिए, जैसे ही विशेष सत्र बुलाया गया था नई संसद भवन में, वहां पर इसको लेकर बिल पास किया गया। ये कहा गया कि इसको दरअसल परसीमन के बाद लागू किया जाएगा। और यही वजह है कि महिला आरक्षण से लेकर और राजस्थान में खास करके महिला अपराध को लेकर बीजेपी ने लगातार टारगेट किया गहलोत सरकार को कि महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। ये तमाम मुद्दे महिलाओं के इर्द गिर्द ऐसे थे जिसको लेकर बीजेपी हमलावर रही है। और यहां तक कि केंद्र सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं रही हैं, लाभार्थी वोट बैंक है, उनको भी वुमेन सेंट्रिक रखा गया। चाहे उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, इनमें महिलाओं को खास तौर पर लाभ दिया जाता रहा। बिल्कुल, और इसके साथ ही वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग संबोधनों में जिक्र किया था। मध्य प्रदेश की एक बार फिर से बात, महिलाओं ने बनाया महारथी, वो कैसे, अब आपको ये समझा देते। देखिए, 29 महिलाओं को यहाँ पर टिकट मिला था। महिला वोटर्स की जो कुल संख्या है मध्य प्रदेश में वो 2,72,00,000 है। 2 करोड़ महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। पिछले चुनाव से 18 लाख ज्यादा वोटर्स हुए। 23 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। और ये जो बढ़त है महिलाओं की, वो आपको इन नतीजों के साथ नजर आएगा कि बीजेपी के हक में गया है। यानी कि महिलाओं के मन में वो तमाम योजनाएं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि भैया मैं तो तमाम बहनों का भाई हूं, भांजियों का मैं मामा हूं। और वो मामा जिनकी योजनाओं पर, लाडलियों पर भरोसा किया और ये कहा, ये बता दिया मध्य प्रदेश की जनता ने कि उनके लिए लाडली अगर कोई है तो वो बीजेपी है। प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा प्रिया। और क्योंकि अब हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बदलाव हुआ है और बार बार हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस भी कर रहे हैं। मुझे लगता है बाकायदा इस पर डिस्कशन किया जा रहा होगा हाई लेवल पर कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। लेकिन चलिए अब जरा विस्तार से अगर समझने की कोशिश करें छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बीजेपी महारथी बनी आपको समझाते हैं। बीजेपी ने 14 सीटों पर महिलाओं को मौका दिया, बड़ी बात है। महिला वोटर्स की कुल संख्या 1,23,00,000 है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। पुरुषों के मुकाबले 1,19,370 महिला वोटर ज्यादा हैं। रैली में पीएम ने महिलाओं का आशीर्वाद मांगा था, कहा था आइए आप आशीर्वाद दीजिए, वोट कीजिए, आपकी जरूरत हमें है। और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है। प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसका असर नजर भी आया है और इसीलिए तस्वीर बदलती हुई साफ तौर पर नजर आई।
देखिए लगातार जानकारी प्रिया ने भी आपको दी है, आयुष ने भी आपको दी, आरपीटी ने भी दी कि महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश में आपने देखा लाडली बहनाओं ने अपने लाडले भैया का साथ दिया और वहां पर भी आपने देखा कि इस बार मोदी की गारंटी खूब काम आई है, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी। और मोदी के केंद्र में महिलाएं मतलब वो तमाम योजनाएं जो कि 3 राज्यों में चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होती हुई नजर आई है। देखिए महिला आरक्षण बिल, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी यहाँ पर जिक्र करना गलत नहीं होगा, सुकन्या समृद्धि योजना और भी कई योजनाएं जो कि केंद्र की तरफ से चलाई गई, जैसे कि उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ महिलाओं को मिला है। महिला शक्ति केंद्र योजना भी देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती हुई नजर आई थी। तो तमाम योजनाएं जिसका सीधा फायदा केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं तक तो पहुंचाया जा रहा है। उसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ग्राउंड पर उतरे तो वो इन योजनाओं का जिक्र करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन देखिए तेलंगाना चुनाव को लेकर के भी काफी महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो कामारेड्डी सीट, और मौजूदा मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री को वहां पर आपने देखा कैसे हार मिलती हुई फिलहाल नजर आई थी। तो ये जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। इसके अलावा आपको सुनवाते हैं कि टी राजा की तरफ से क्या कुछ कहा गया। गोशा महल की जनता ने तीसरी बार उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया है। आज तीसरी बार जीतकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। गोशा महल की जनता ने 9 साल का मेरा कार्यकाल देखा है। 500 करोड़ से अधिक रुपए का मैंने विकास किया है गोशा महल विधानसभा में। मुझे हराने के लिए MIM, कांग्रेस, BRS मिलकर धन बल का इतना उपयोग किया, पुलिस बल उपयोग किया, यहाँ तक के जहाँ जहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं जानबूझकर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जहाँ पर पोलिंग स्लो करवाई गई। नहीं तो आज 21,000 से नहीं 50,000 की मेजोरिटी से गोशा महल विधानसभा से मेरी जीत होती थी। हर वो प्रकार का BRS ने, कांग्रेस ने और MIM ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन गोशा महल की जनता ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि तीसरी बार भी हैट्रिक में जीत कर आए यहाँ पर। राजस्थान और दूसरे 3 प्रदेश आए हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत वर्षों से सेवा कर रही है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर हम बात करें तो उनका मैजिक किस तरीके से चलता है, लेकिन उसका प्रभाव किस तरीके से काम करता है, इसको लेकर भी बात कर लेते हैं। दरअसल ओबीसी ने ये चुनाव जिताया है, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, बीजेपी को इससे सीधा सीधा फायदा हुआ है। MP टू राजस्थान और ऐसे में जो पिछड़ा वोटर है वो बीजेपी के साथ है, यानी कि बीजेपी को इससे डायरेक्ट फायदा मिला है। बीजेपी के पास पिछड़े वोट बैंक की चाबी है। ये 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए ओबीसी फैक्टर काम कर गया है, काम बन गया उनका। जिस ओबीसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे रही थी, उसी वोट बैंक से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं कितना फायदा हुआ ये हर कोई जानता है। देखिए बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव की कमान संभाली, और ऐसे में उधर कांग्रेस के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ओबीसी चेहरा थे, यानी कि सब आमने सामने थे। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई भी ओबीसी चेहरा नहीं था। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के पास मोदी के साथ ही ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, और इन दोनों के सामने कांग्रेस की एक नहीं चली और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वो सबके सामने। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट साधने के लिए बड़ा दांव भी चला था। तो कहीं ना कहीं ये वो तमाम फैक्टर हैं जो काम कर गए हैं। आयुष, मुझे लगता है बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, जो उनके समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वो बूथ लेवल पर जाते हैं, वो वहां पर चीजों को समझते हैं, परखते हैं और फिर उस मैसेज को कन्वे किया जाता है और बिल्कुल उसी तरीके से काम किया जाता है। बिल्कुल, और ये जो संगठन था उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। संघ की लेबोरेटरी कहते हैं मध्य प्रदेश को, और यही वजह कि बीजेपी लगातार यहां वोट बैंक बनाए हुए और बढ़ाया भी इस बार के चुनाव में। दरअसल मध्य प्रदेश की लगभग 50% आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग से आती है, जिस वर्ग से खुद प्रधानमंत्री आते हैं। मध्य प्रदेश की 72 सीटों पर ओबीसी वर्ग की आबादी 40% से ज्यादा है, मतलब कि किंग मेकर है और की वोटर है। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से 68 उम्मीदवार उतारे थे, यानी करीब 30% ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। उसी तरह राजस्थान में 55% ओबीसी वोटर हैं। राजस्थान की लगभग हर सीट पर ओबीसी वोटर्स का प्रभाव माना जाता है, और बीजेपी ने ओबीसी समाज से आने वाले 70 उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया, जिनमें से 31 जाट समाज से आते थे। जाट वोटर्स की भी यहाँ पर बड़ी आबादी है। वहीं पार्टी ने गैर जाट ओबीसी को बाकी 29 सीटों पर एडजस्ट किया। पूरा इक्वेशन जो है वो अलग अलग वोट बैंक से साधने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ ओबीसी की आबादी लगभग 43% है,
बीजेपी ने यहां ओबीसी के 33 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, इस वर्ग का भरोसा जीता। बड़ा फैक्टर ये भी आप देखेंगे, खुद भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं और यही वजह है कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनको नहीं प्रोजेक्ट किया गया क्योंकि वो ओबीसी चेहरा नहीं थे, वो जनरल से आते हैं। और यही वजह थी कि अरुण साव को जिम्मा दिया गया, विजय बघेल को आगे बढ़ाया गया। ये तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता थे जिनको बीजेपी ने कलेक्टिव लीडरशिप दिखाने की कोशिश की। और इसके अलावा जो निचला तबका है या लोअर मिडिल क्लास है, उसको बीजेपी ने अपने लाभार्थी वोट बैंक में कैसे कन्वर्ट किया, ये भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से विजन, जहां मजबूत जनाधार की योजनाएं जो हैं, उसका एक बड़ा रोल यहां पर देखा गया। चाहे टिकट बंटवारा हो या फिर सरकार की योजनाएं, जिसके जरिए अलग अलग टारगेट वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास यहां पर किया गया। और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ओबीसी के मसले पर सियासत कैसे गर्म हुई, चाहे वो जाति जनगणना हो या फिर स्वयं राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं कि कितने सेक्रेटरीज हैं जो कि इस वर्ग से आते हैं, लेकिन इन नतीजों ने बता दिया कि इस वर्ग के दिल में भी मोदी ही हैं। सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की थी। सीधे सीधे ओबीसी वर्ग को ये स्कीम फायदा पहुंचाती है। सरकार ने ओबीसी समुदाय की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए। इसमें ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, कैबिनेट में समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर अब लगभग 27 करना और नीट में 27% आरक्षण जैसे फैसले शामिल हैं। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी भी लगभग 44% ओबीसी हैं, यानी कि बताता है कि अगर आप काम करेंगे तो इस वर्ग का साथ आपको मिलेगा और इस वर्ग का क्या, अगर आप काम करेंगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी। ये योजनाएं जो कि बीजेपी के अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाताओं के आधार को और मजबूत बनाती है। देश की 45% से अधिक आबादी वाला ओबीसी समुदाय 2014 से पार्टी का पुरजोर समर्थन कर रहा है और अब एक बार फिर से ये नजर भी आ चुका है इन तमाम राज्यों के परिणाम में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए सबसे खास बात यह भी है कि पसमानदा को पसंद है बीजेपी। देखिए पसमानदा मुसलमानों को मोदी कबूल है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमान वोट का समीकरण बदल दिया। इन सवालों का जवाब शायद आज मिल ही गया। 3 राज्य जहां पर ठीक ठाक मुसलमानों की संख्या है, वहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत फिलहाल हासिल की है। खासकर राजस्थान की बात देखिए, राजस्थान में जहां पर 10% मुसलमान है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल की। मध्य प्रदेश की भी बात करें, मध्य प्रदेश जहां पर 6.57% मुसलमान आबादी है, वहां पर बीजेपी की सुनामी चली। और बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां पर 2.02% मुस्लिम है, वहां पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। और अचंभित हैरान कर देने वाली बात यह है कि जीत दर्ज भी कर ली। 3 राज्यों में जिस तरह से मोदी की सेना ने फतह हासिल की, माना यह जा रहा है कि इसमें पसमानदा मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो कि साफ तौर पर नजर भी आई है। इसकी जानकारी हमने आपको दे दी। लेकिन देखिए राजस्थान में 10% मुस्लिम आबादी है, जिसमें से 1 से 2% पसमानदा मुसलमान है। अब मध्य प्रदेश में करीब 36 लाख पसमानदा है। मुसलमानों की कुल आबादी में करीब 85% पसमानदा है, जो कि सामाजिक आर्थिक के साथ साथ शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए सामाजिक समीकरण ढूंढने के साथ साथ पसमानदा मुसलमानों पर फोकस करने की जरूरत की और इस पर जोर भी दिया। कई बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे और इसका परिणाम आपने देख ही लिया। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला गैस योजना या फिर छोटे कर्ज उपलब्ध कराने की योजना, इसका सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को हुआ। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से पार्टी ने मुसलमानों के बीच पहुंच बनाने का पूरा प्रयास किया। पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी यहाँ पर की गई और पार्टी के मंच पर पसमानदा मुसलमानों को सम्मानित करने का काम भी यहाँ पर फिलहाल किया गया। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि किस किस फैक्टर्स के तहत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया। लेकिन तेलंगाना को लेकर आप कुछ कह रहे थे, कामारेड्डी सीट को लेकर आप अपनी। बिल्कुल, तेलंगाना की कामारेड्डी सीट जो है वो इस पूरे चुनाव में सबसे ऐतिहासिक सीट इस वजह से हो गई महिमा, क्योंकि यहाँ पर सीएम जो सिटिंग है केसीआर वो भी हारे और सीएम इन वेटिंग यानी कि रेवंत रेड्डी, जिनको ये माना जा रहा है कि प्रबल दावेदार हैं, पीसीसी चीफ हैं, वो भी इस सीट पर हारे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा ये फर्क यहाँ पर देखा जा रहा है।